बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम शुरू करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर फिज़िक्स का चैप्टर 11 का लेक्चर नंबर 3। आज का हमारा टॉपिक है कूलम्स लॉ। आज हम इस टॉपिक में ये पढ़ेंगे कि कूलम्स लॉ की इम्पोर्टेंस क्या है और उसकी इम्पोर्टेंस हमारे लिए क्या फ़ायदेमंद है। तो बच्चों, जैसा कि हमने पहले लेक्चर में पढ़ लिया था कि हमारे पास नेचर में दो किस्म के चार्ज एक्सिस्ट करते हैं। एक चार्ज हमारे पास पॉजिटिव है और दूसरा चार्ज हमारे पास नेगेटिव है। ये याद रखें बच्चों कि हमारे पास हमेशा एक जैसे नेचर के चार्जेस हमेशा एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है तो वो रिपेल करेंगे, अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो भी रिपेल करेंगे। अगर हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है तो वो हमेशा अट्रैक्ट करेंगे। इन दो में हमारे पास रिपल्शन होगी और इसमें हमारे पास अट्रैक्शन होगी। अब इनकी हमने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन फाइंड करनी है। सबसे पहले कूलम्स ने इस अमाउंट ऑफ फोर्स को डिटेक्ट किया था और उसको क्वांटिफाई किया था। उसने क्वांटिफाई करके लॉ बनाया था। तो बच्चों, हमारे पास कूलम्स लॉ, या हम इसको कह सकते हैं कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। अब हमारे पास कूलम्स लॉ तो हम जानते हैं, लेकिन कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या है? अगर हम देखें तो ये लॉ भी, कूलम्स लॉ भी हमारे पास न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के साथ मुशाबहत रखता है। हमारे पास साइंस में या फिज़िक्स में हर वो लॉ जिसमें क्वांटिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है किसके? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के, उसको हम क्या कहेंगे? इन्वर्स स्क्वायर लॉ कहेंगे। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम आते हैं कूलम्स लॉ पे। तो बच्चों, यहाँ पे हमारे पास कूलम्स लॉ क्या होगा? तो कूलम्स लॉ ऑफ द फिजिक्स दैट क्वांटिफाइज, जो हमारे पास एक चीज़ की क्वांटिफाई करता है, उसकी मिकदार, उसकी वैल्यू, उसकी अमाउंट को फाइंड करता है। किसकी? अमाउंट ऑफ फोर्स, किसकी? फोर्स की अमाउंट को फाइंड करता है। किसके दरमियान? बिटवीन द टू स्टेशनरी इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल। अगर हमारे पास दो स्टेशनरी इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल है, तो जैसा यहाँ पे पॉजिटिव या नेगेटिव, तो ये हमेशा एक दूसरे को रिपल करेंगे। तो इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी, या इस सूरत में पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इस फोर्स ऑफ रिपल्शन की अमाउंट को सबसे पहले कूलम्स ने क्वांटिफाई किया था और उसने उसके लिए एक लॉ बनाया, और वो लॉ उसके नाम के साथ मंसूब हो गया, जिसको हम कहते हैं कूलम्स लॉ। तो बच्चों, हमारे पास जब दो स्टैटिक इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को रिपल करे या अट्रैक्ट करे, तो उनके दरमियान जो फोर्स एग्जिस्ट करेगा, उस फोर्स को हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या उसको हम कहेंगे कूलम फोर्स। बच्चों, ये याद रखें कि हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और कूलम फोर्स हमेशा डिस्क्राइब होता है कौन से लॉ से? कूलम्स लॉ से। यानी कूलम लॉ हमेशा कूलम फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को डिस्क्राइब करेगा। इस लॉ को सबसे पहले कूलम्स ने 1785 में पब्लिश किया था। कूलम्स कौन था? ये हम पहले भी पढ़ चुके थे। ये हमारे पास फ्रेंच एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था, जिसका पूरा नाम था चार्ल्स डी ऑगस्टस कूलम। अब हम आगे ये पढ़ेंगे कि हमारे पास ये लॉ की स्टेटमेंट क्या है, इस लॉ की एक्सप्लेनेशन क्या है, और इस लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, और इसमें जो हमारे पास जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ यूज़ हुई है वो कौन सी है, और इसका यूनिट क्या है, और इसकी नेचर क्या है। अगर ये हमारे पास अगर एक मटेरियल मीडियम में एग्जिस्ट करता है तो ये लॉ कैसे होगा? अगर ये हमारे पास स्पेस में एग्जिस्ट करता है, यानी वैक्यूम में एग्जिस्ट करता है, तो इसकी क्वांटिटी क्या होगी, इसका फार्मूला क्या होगा? आइए ये देखते हैं। अच्छा बच्चों, कुछ ज़रूरी टर्म्स हैं जो कि कूलम्स लॉ को पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है,
टॉर्जन बैलेंस, ये हमारे पास एक बैलेंस था, एक ऑपरेटस था, इसको टॉर्जन पेंडुलम भी कहते हैं। जैसा कि ये डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है, ये एक ऑपरेटस था, एक साइंटिफिक ऑपरेटस था, जिसको इस्तेमाल किया गया था फॉर द मेजरिंग ऑफ द वीक फोर्सेस, और इसको सबसे पहले इन्वेंट किया था कूलम्स ने 1777 में। कूलम्स ने इसी ऑपरेटस को इस्तेमाल करते हुए अपने लॉ को उसने पब्लिश किया था, यानी कूलम्स लॉ को उसने पब्लिश करने के लिए इस ऑपरेटस का इस्तेमाल किया था। हम इस ऑपरेटस को थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करेंगे, इसकी कंस्ट्रक्शन और इसकी वर्किंग को डिस्कस करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन में इस तरह कि हमारे पास एक ग्लास का जार होगा और इस जार के ऊपर एक स्केल बना होगा, और हमारे पास एक रॉड होगा, ये जो आपको नज़र आ रहा है, मैंने मेंशन किया हुआ है रॉड के साथ। इस रॉड में हमने एक सिल्क थ्रेड को यहाँ पे लगाया होगा, और उस सिल्क थ्रेड के साथ हमने एक मेटालिक बॉल को अटैच किया होगा। इस तरह हमारे पास यहाँ पे दूसरी साइड पे एक और थ्रेड होगा और उसके साथ एक और मेटालिक बॉल होगा। तो बच्चों, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम इसकी अगर वर्किंग देखें तो हम इस रॉड वाले बॉल को, इस बॉल को हम क्या करेंगे, चार्ज करेंगे, लेकिन वेल नोन चार्ज, यानी हमें जो पता होगा कि इस बॉल पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, ये हमें पता होगा। और इसी तरह हम दूसरे बॉल को भी यहाँ पे अटैच करेंगे। अगर लेट सपोज हमारे पास इस बॉल के ऊपर भी वही चार्ज है जो इस बॉल पे मौजूद है, तो लाज़मी बात है कि इन दोनों बॉलों के दरमियान हमारे पास क्या होगा, रिपल्शन होगी। जब इन दो बॉल्स के दरमियान हमारे पास रिपल्शन होगी तो वो रिपल्शन हमें कैसे नज़र आएगी। लाज़मी बात है कि इस बॉल में कुछ इसकी ओरिएंटेशन होगी, यानी ये अपने या तो अट्रैक्शन होगी तो ये बॉल दोनों करीब आएंगे, या रिपल्शन होगी तो ये दूर जाएगा। तो जब ये दूर जाएगा तो इसकी दूर जाने की जो डिटेक्शन है वो हम कहाँ से करेंगे, हम इस स्केल से करेंगे। ये स्केल हमें बताएगा कि ये कितना इसने डिस्टेंस कवर किया या ये कितना डिविएट हो गया। तो इसकी डिविएशन यहाँ से फाइंड आउट करके हम फाइंड कर लेंगे कि हमारे पास इन दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स ऑफ रिपल्शन थी, या जो इन दो बॉल्स के ऊपर जो चार्जेस थे और इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ रिपल्शन थी या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, वो कितनी थी। तो कूलम्स ने इस बैलेंस को सबसे पहले इस्तेमाल किया था, किसके लिए, अपने कूलम्स लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए। इसी तरह हमने एक और टर्म की बात की है, जैसा कि हमने डिफाइन कर रहे थे, और डिफाइन में हमने ये कहा था कि कूलम्स लॉ, या हम उसको बोलते हैं कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। और हमने ये कहा था कि हमारे पास कूलम इनवर्स स्क्वायर लॉ बिल्कुल ही जो न्यूटन्स की लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसके साथ मुशाबहत करता है। तो वो मुशाबहत कैसे करता है, अगर हम देखें तो हमारे पास जो हमारे पास न्यूटन की लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, तो वो हमेशा हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्स होती है, यानी जो हमारे पास लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में जो फोर्स है वो फोर्स हमारे पास दो बॉडीज़ के दरमियान हमेशा अट्रैक्टिव होगी। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक केस में हमारे पास ये अट्रैक्टिव भी हो सकती है और ये हमारे पास रिपल्सिव भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि हमारे पास चार्जेस की नेचर क्या है। तो इनवर्स स्क्वायर लॉ अमूमी तौर पे हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं, यानी हमारे पास हर वो लॉ जिसको स्टेट करने के लिए, जिसकी स्टेटमेंट देने के लिए हम किसी भी क्वांटिटी को वहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं, वो क्वांटिटी, अगर वो क्वांटिटी हमारे पास एक फिज़िकल क्वांटिटी है और वो फिज़िकल क्वांटिटी हमारे पास क्या हो, इन्वर्सली प्रोपोर्शन हो, किसके, द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। तो जो भी लॉ हमारे पास फिज़िक्स में मौजूद है और वो लॉ हमारे पास इन्वर्सली, उस लॉ में जो क्वांटिटी है और वो क्वांटिटी हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शन है टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, तो उस लॉ को हम क्या कहेंगे, इनवर्स स्क्वायर लॉ कहेंगे। यानी जितना जितना डिस्टेंस हमारे पास इंक्रीज होता जाएगा उस क्वांटिटी में हमारे पास रिडक्शन आती रहेगी। जैसे हम इसके लिए एग्जांपल के तौर पे कह सकते हैं कि हमारे पास अगर लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन है न्यूटन का, तो हम कहते हैं कि एफ जी इज इक्वल टू कैपिटल जी मैस, स्मॉल मैस एंड डिवाइड बाय आर स्क्वायर।
तो यहाँ पे अगर हमारे पास मैसेज और जी को हम कांस्टेंट तस्वर करके, तो हमारे पास इधर ये आ जाएगा कि एफ जी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/r²। मतलब ये हुआ कि हम अगर दो मैसेज के दरमियान, अगर हमारे पास एक मैस कैपिटल एम है और दूसरा मैस हमारे पास स्मॉल एम है, अगर इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस अगर इंक्रीज होता जाएगा, वो डिस्टेंस अगर इंक्रीज होता जाएगा, तो उसकी इंक्रीज होने की वजह से हमारे पास जो उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हमारे पास रिड्यूस होता जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता जाएगा? रिड्यूस होता जाएगा। इसी तरह अगर हम इसको यहाँ पे देखें इलेक्ट्रोस्टैटिक की सूरत में, तो हमारे पास ये कैसे होगा? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी अगर हमारे पास अगर एक चार्ज है वो प्लस है और दूसरा चार्ज है हमारे पास नेगेटिव है, तो इनके दरमियान भी हमारे पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो भी हमारे पास डिपेंड करेगी किस पे? इनके दरमियान डिस्टेंस पे। अगर इनके दरमियान ये डिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा तो हमारे पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो हमारे पास रिड्यूस होती जाएगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती जाएगी? रिड्यूस होती जाएगी। ये हम जब इस लॉ को मैथमेटिकली फॉर्म और इसकी हम स्टेटमेंट देंगे तो वहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि किस तरह हमारे पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो डिपेंड करता है किस पे? द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस पे। तो आइए इस लॉ को हम अब एक्सप्लेन करते हैं। जैसा कि हमने कहा कि ये हमारे पास स्केलर फॉर्म है कूलम्स लॉ की, जो हमारे पास है F=2k डिवाइड बाय r²। तो यहाँ पे हम इसकी वेक्टर फॉर्म डिराइव करेंगे कि हमारे पास वेक्टर फॉर्म कैसे होगा। वेक्टर फॉर्म का मतलब ये होगा क्योंकि हमारे पास जो दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी या फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी तो वो हमेशा एक डायरेक्शन रखती होगी, और जब एक क्वांटिटी के साथ डायरेक्शन आ जाती है तो हम उसको वेक्टर कहते हैं। ये हमें ऑलरेडी पता है। तो आइए अब हम देखते हैं कि हमारे पास इसकी वेक्टर फॉर्म क्या आएगी। अगर यहाँ पे हम देखें इस डायग्राम में हमें ये शो हुआ है। अगर मैं यहाँ पे एक और डायग्राम बनाऊँ सिंप्लिसिटी के लिए, ताकि हमें पता चले कि अगर हमारे पास एक चार्ज है वो Q1 है, दूसरा चार्ज है हमारे पास Q2 है, और दोनों हमारे पास पॉजिटिव है, तो इनमें मैक्सिमम हमारे पास क्या होगी? रिपल्शन होगी। तो ये याद रखें कि जब हमारे पास Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा और Q2 Q1 पे फोर्स लगाएगा और इनके दरमियान मैक्सिमम डिस्टेंस आ जाएगा हमारे पास। तो जब हमारे पास अगर Q1 Q2 को रिपेल करेगा, Q1 Q2 को रिपेल करेगा तो Q2 इस डायरेक्शन में जाएगा, और Q2 जब Q1 को रिपेल करेगा तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा, यानी इनकी डायरेक्शन हमारे पास आ जाएगी। और जब डायरेक्शन आ जाएगी तो ये हमारे पास एक वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ बन जाएगा। तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो इनके दरमियान जो लाइन जॉइनिंग ऑफ फोर्सेस है वो हमारे पास ये होगा। ये वो लाइन है जो इन फोर्सेस को एक लाइन पे जॉइन कर रहा है। अब अगर यहाँ पे हम ये देखते हैं कि हमारे पास अगर एक चार्ज है और वो पॉइंटिंग फ्रॉम चार्ज Q1 टूवर्ड Q2 है, यानी Q1 टूवर्ड Q2 है, यानी इसकी जो डायरेक्शन है पॉइंटिंग है वो टूवर्ड Q2 है, तो हमारे पास इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या हो जाएगी? वो हमारे पास R12 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? R12। जब हमारे पास Q1 चार्ज डायरेक्टेड टूवर्ड Q2 होगा तो हमारे पास डायरेक्शन क्या आ जाएगी? R12 आ जाएगी। यानी हमारे पास इधर हम लिख लेंगे R12 यूनिट वेक्टर, इधर हमारे पास आ जाएगा R12 यूनिट वेक्टर आ जाएगा। और बिल्कुल इसी तरह जब हमारे पास Q2 टूवर्ड Q1 होगा तो हमारे पास डायरेक्शन क्या आ जाएगी? R21 आ जाएगी। तो अब याद रखें
जो ये फोर्स एक्सर्ट करेगा R12, तो वो फोर्स हमारे पास ये कौन सा होगा, ये हमारे पास F21 होगा। और Q2 पे जो फोर्स एक्सर्ट करेगा वो हमारे पास F12 होगा। आइए ज़रा अब इसको समझते हैं कि हमारे पास इन टर्म्स की क्या मतलब बनता है। तो ये जैसा कि हमने पहले कहा कि हमारे पास इनके दरमियान रिपल्सिव फोर्स लगेगा, तो रिपल्शन में Q1 Q2 पे जो रिपल्सिव फोर्स लगाएगा उतनी हमारे पास Q2 Q1 पे रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। तो Q2 जब हमारे पास डायरेक्टेड टूवर्ड Q1 होगा तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, R12 होगी। और Q1 जब डायरेक्टेड टूवर्ड Q2 होगा तो उनकी डायरेक्शन क्या होगी, R12 होगी। अब ज़रा देखते हैं कि हमारे पास डायरेक्शन की वजह से आया, क्या ये दोनों फोर्सेस आपस में सेम होंगे मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में, तो ये देखते हैं। तो याद रखें कि कभी भी हमारे पास F12 नॉट इक्वल होगा F21 के। क्यों नहीं होगा ये हमारे पास इक्वल, क्यों नहीं आ रहे हैं, इसी वजह से क्योंकि इनकी डायरेक्शन सेम नहीं आ रही है। मैग्नीट्यूड सेम होगा बट डायरेक्शन सेम नहीं है। तो आइए ये ज़रा देखते हैं। तो हम जब F12 फोर्स लेते हैं, हमारे पास F12 फोर्स जो होगा वो बराबर हो जाएगा हमारे पास K Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर विद द डायरेक्शन ऑफ 21 यूनिट वेक्टर। और हमारे पास जो F21 फोर्स होगा वो हमारे पास आ जाएगा K Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर उसका आ जाएगा R12, ये हमारे पास आ जाएगा। अब अगर इन दोनों इक्वेशन को हम पुट करते हैं ऊपर वाली इक्वेशन में तो हमारे पास कैसा आ जाएगा ये, तो ये ज़रा देखते हैं। अगर हम इक्वेशन बनाते हैं कि आया हमारे पास F12 बराबर है किसके, F21 के, तो हम F12 की जगह पुट करेंगे K Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर विद द R यूनिट डायरेक्शन हमारे पास 21 आ जाएगी, इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर विद द R यूनिट डायरेक्शन 1 2 हमारे पास आ जाएगी। अगर हम देखें तो ये क्वांटिटी दोनों सेम सेम है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी और हमारे पास इधर आ जाएगा कि R21 कैसे इक्वल होगा R12 के, क्योंकि ये डायरेक्शंस है तो डायरेक्शन कभी भी हमारे पास इस तरह इक्वल नहीं होंगे, तो यहाँ पे हमारे पास ये नॉट इक्वल होंगे। तो ये इक्वल कब होंगे, जब हम इसके साथ एक एक्स्ट्रा माइनस का साइन लगा देंगे। ये तब इक्वल होंगे कि R21 की डायरेक्शन इक्वल होगी हमारे पास नेगेटिव ऑफ R12 की, तो तब हमारे पास ये इक्वेशन सेम आएगी। और इसी तरह हमारे पास ये भी कभी इक्वल नहीं होंगे, ये तब इक्वल होंगे जब हमारे पास F12 इक्वल होगा विद द नेगेटिव साइन ऑफ F21 के। ये बिल्कुल हमारे पास न्यूटन थर्ड लॉ की तरह है, जिसमें हम कहते हैं कि हमारे पास एक्शन और रिएक्शन फोर्स हमेशा सेम होते हैं मैग्नीट्यूड में, लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं। तो ये भी हमारे पास मैग्नीट्यूड में ये दोनों फोर्सेस सेम होंगे लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होंगे। बिल्कुल उसी तरह क्योंकि हमारे पास Q1 Q2 पे बिल्कुल उतनी ही मैग्नीट्यूड की फोर्स लगाएगा जो Q2 Q1 पे लगाएगा, लेकिन डायरेक्शन दोनों की क्या है, अपोजिट है। तो आइए बच्चों अब हम ये पढ़ते हैं कि अगर हमारे पास इन दो चार्जेस के दरमियान अगर हमारे पास यहाँ पे एक मीडियम हो, तो अगर हमारे पास यहाँ पे वैक्यूम होगा तो हमारे पास फोर्स क्या होगा, और हमारे पास जब यहाँ पे मटेरियल मीडियम होगा तो ये फोर्स क्या होगी हमारे पास। तो हमने इस लॉ को जो हमने इससे पहले जो हमने प्रूव किया वो हमारे पास किसके लिए था, वैक्यूम के लिए था। अब हम प्रूव करते हैं इस लॉ को किसके लिए, मटेरियल मीडियम के लिए प्रूव करते हैं। अच्छा बच्चों, अब हमने ये देखना है कि हमारे पास जो कूलम्स लॉ है
वो हमारे पास मटेरियल मीडियम में कैसा बिहेव करेगा और वो हमारे पास फ्री स्पेस या वैक्यूम में कैसा बिहेव करेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कूलम्स लॉ इन वैक्यूम और इन फ्री स्पेस हमारे पास क्या होगा। तो हमारे पास एक कांस्टेंट यूज़ होता है जो फर्दर के कांस्टेंट की वैल्यू में यूज़ होता है, जिसको हम एप्सिलॉन कहते हैं। यानी यहाँ पे हमारे पास एक कांस्टेंट होगा जिसको हम कहेंगे एप्सिलॉन नॉट। क्या कहेंगे? एप्सिलॉन नॉट। इस एप्सिलॉन को हम कहेंगे परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। इस परमिटिविटी को हम एक और नाम भी दे सकते हैं जिसको हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या नाम दे सकते हैं? इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का। हमारे पास फ्री स्पेस या वैक्यूम के लिए ये परमिटिविटी कितनी है? वो हमारे पास 1 है और डिफरेंट मटेरियल की हमारे पास ये परमिटिविटी डिफरेंट होगी। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास इस परमिटिविटी को जब हम के की वैल्यू में इस्तेमाल करते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी। तो याद रखें, फ्री स्पेस की परमिटिविटी हमारे पास होगी 8.85 10⁻⁻12 और यूनिट इसका हमारे पास होगा कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स पर मीटर इनवर्स स्क्वायर। अब इस वैल्यू को अगर हम के की वैल्यू में पुट करें, जो कि हमें पता है कि हमारे पास के की वैल्यू कितनी है, तो के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमारे पास आ जाएगी। तो हमें पता है कि 4 पाई की वैल्यू क्या है और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है। तो अगर हम इसमें इसको पुट करते हैं तो हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी 1/4 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 8.85 10⁻⁻12। तो जिसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 9.0 10⁻9 और यूनिट इसका हमारे पास आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी फॉर द फ्री स्पेस परमिटिविटी फॉर द कूलम्स लॉ। तो इसके लिए हमारे पास जो कूलम लॉ की जो वैल्यू आएगी तो वो आ जाएगी हमारे पास एफ वैक्यूम, यानी हमारे पास दो चार्जेस के दरमियान वैक्यूम एग्जिस्ट करता है। वो वैक्यूम हमारे पास उन दो चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन को कितना परमिट कर रहा है, कितना अलाउ कर रहा है, ये डिपेंड करेगा इसकी वैल्यू पे, यानी एप्सिलॉन की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। तो हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर वैल्यू आ जाएगी। सो दिस इज द कूलम्स लॉ फॉर द फ्री स्पेस परमिटिविटी। अब हम देखते हैं कि हमारे पास मटेरियल मीडियम की परमिटिविटी कितनी होगी। तो याद रखिए हमारे पास नेचर में बहुत सारे मटेरियल मीडियम पाए जाते हैं, तो हर मटेरियल मीडियम की अपनी अपनी परमिटिविटी होगी। तो हर परमिटिविटी को हम डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने एक रिलेशन फाइंड आउट किया हुआ है कि उस रिलेशन के ज़रिए हम उस मटेरियल मीडियम की परमिटिविटी को कंपेयर करते हैं किसी स्टैंडर्ड परमिटिविटी के साथ, और जिसकी वजह से हमारे पास एक रिलेटिव परमिटिविटी आ जाती है। तो आइए अब देखते हैं कि हमारे पास कूलम्स लॉ इन मटेरियल मीडियम क्या होगा। इन मटेरियल मीडियम क्या होगा, तो उसके लिए हम डिनोट करेंगे FMED को, जो शो करेगा फोर्स, द फोर्स ऑफ चार्जेस, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस वेयर द परमिटिविटी ऑफ मटेरियल मीडियम। तो हमारे पास ये आ जाएगा, उसके लिए जो परमिटिविटी होगी हमारे पास उसको हम कहेंगे मटेरियल मीडियम परमिटिविटी, मटेरियल मीडियम परमिटिविटी। तो उसको हम शो करेंगे किससे? सिर्फ और सिर्फ एप्सिलॉन से। तो यहाँ पे हमारे पास कूलम्स लॉ क्या जाएगा, एफ मटेरियल मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइड बाय
आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास कूलम्स लॉ आ जाएगा किसके दरमियान, किसके लिए, फॉर द मटेरियल मीडियम परमिटिविटी एग्जिस्टिंग बिटवीन द टू चार्जेस। तो अब हमने ये देखना है कि अगर हमारे पास ये एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होगी किसी मटेरियल मीडियम के लिए, तो इसके लिए हम एक रिलेशन बनाएंगे और वो रिलेशन हमें ये बताएगा कि हमारे पास किसी भी मटेरियल मीडियम की परमिटिविटी क्या होगी। तो उसके लिए जो परमिटिविटी हम यूज़ करेंगे उसको कहेंगे क्या, रिलेटिव परमिटिविटी। तो यहाँ पे हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी का एक टर्म आ जाएगा, रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, ये हमारे पास एक रिलेशन है बिटवीन द मटेरियल मीडियम परमिटिविटी एंड द फ्री स्पेस परमिटिविटी। तो हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी इज द रेशो बिटवीन मटेरियल मीडियम परमिटिविटी जिसको हम कहते हैं एप्सिलॉन एंड फ्री स्पेस परमिटिविटी जिसको हम कहते हैं एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे पास रिलेशन आ जाएगा एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। इस रिलेशन की मदद से हम अपने लिए कूलम्स लॉ को अभी डिफाइन करेंगे फॉर द मटेरियल मीडियम कि वो कैसे होता है हमारे पास। तो आइए अब देखते हैं दोनों फोर्सेस के दरमियान हमारे पास अब क्या रिलेशन बनेगा। अगर एक फोर्स हमारे पास दो चार्जेस का है जिनके दरमियान फ्री स्पेस है और एक फोर्स हमारे पास उन चार्जेस का है जिनके दरमियान मटेरियल मीडियम है। तो अब हमारे पास इधर आ जाएगा, अगर हम लिखते हैं फोर्स फॉर द मटेरियल मीडियम, तो हमारे पास इधर आ जाएगा एक फार्मूला कि उस रिलेशन को यानी एप्सिलॉन आर को हम अब इस तरह लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट। तो अगर हमारे पास फार्मूला है कि एफ मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो अब हमें इस एप्सिलॉन का पता नहीं है, तो इस एप्सिलॉन को हम कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, ये हम इसको यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम एप्सिलॉन की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं जब हम एप्सिलॉन नॉट को उधर मल्टीप्लाई करें किसके साथ, एप्सिलॉन आर के साथ। तो हमारे पास इधर वैल्यू आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो इस एप्सिलॉन की वैल्यू जो हमारे पास एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर है उसको उठा के आप लोग इस इक्वेशन में पुट करें, किसकी जगह, एप्सिलॉन की जगह। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगा एफ मेड इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन की जगह आ जाएगा हमारे पास एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास एप्सिलॉन आर के अलावा ये तमाम इक्वेशन रिजेंबल करती है किसके साथ, द कूलम फोर्स ऑफ द वैक्यूम के साथ रिजेंबल कर रही है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो हम इस एप्सिलॉन आर के अलावा हम इस तमाम इक्वेशन को नाम दे देंगे किसका, एफ वैक्यूम का। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी कि एफ मेड इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर को हम अलहदा लिख देंगे और Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो इस एप्सिलॉन आर के अलावा इस तमाम इक्वेशन को हम नाम दे देंगे एफ वैक्यूम का, एफ वैक्यूम का। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी एफ मेड इज इक्वल टू, इसकी जगह क्या आ जाएगा, एफ वैक्यूम, एफ वैक्यूम और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन आर आ जाएगा। तो ये एप्सिलॉन आर हमें एक रिलेशन बताएगा बिटवीन द मटेरियल मीडियम, फोर्स बिटवीन द मटेरियल मीडियम एंड फोर्स बिटवीन द चार्जेस वेयर एग्जिस्टिंग अ वैक्यूम। तो हमारे पास इससे हम एक रिलेशन बनाएंगे कि एप्सिलॉन आर की रिलेशन हमारे पास क्या आ जाएगी कि
हमारे पास आ जाएगा, अगर हम इसको ई आर इज इक्वल टू क्यूम डिवाइड बाय एफ मीडियम। तो ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया किसका, कि हमारे पास कूलम लॉ क्या होगा जब दो चार्जेस के दरमियान हमारे पास वैक्यूम होगी, और हमारे पास कूलम लॉ क्या होगा जब हमारे पास दो चार्जेस के दरमियान मटेरियल मीडियम होगा, और उन दोनों के रेशो को हम क्या कहेंगे, रिलेटिव परमिटिविटी कहेंगे। तो बच्चों ये था हमारे पास कूलम्स लॉ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट में अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू।